हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 11 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत परमाणु संरचना नामक अध्याय में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको देखने को मिला था कि रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको इस वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर आप इस पूरे एक्सपेरिमेंट का या सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया या बमबारी कराया तो आपको निष्कर्ष जो मिला वो ये मिला था कि परमाणु के केंद्र में अत्यंत धनात्मक भाग होता है और जिसमें परमाणु का समस्त भार केंद्रित रहता है, जिसे आप नाभिक कहते हैं। मेरे कहने का आशय ये है बच्चों कि इस प्रयोग से या रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज हुई या नाभिक क्या को खोजा गया या नाभिक का पता चला। लेकिन इसके बाद रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया या एक परमाणु मॉडल दिया। उस मॉडल के 4 या 5 अजम्पशन है या उस मॉडल के 4 या 5 मुख्य तथ्य हैं या मुख्य पॉइंट है। पहली बात या जो पहला अजम्पशन था उसको आप ध्यान से देखें तो वास्तव में अभी मैं आपको सुनाऊंगा पहला अजम्पशन, तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले अजम्पशन में या पहले तथ्य में उन्होंने नाभिक की परिभाषा दिया था और साथ साथ ये भी बताया कि नाभिक और परमाणु की त्रिज्या कितनी है। मेरे कहने का आशय ये है कि पहला अजम्पशन ये है कि परमाणु का समस्त धनावेश तथा अधिकतम भार एक अत्यंत छोटे भाग में निहित रहता है जिसे नाभिक कहते हैं और नाभिक की त्रिज्या जो है 10 के घाते ऋण 13 से 10 के घाते ऋण 12 सेंटीमीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या जो है वो 10 के घाते ऋण 8 सेंटीमीटर होता है। मैं आपको पहले ही बता दिया था कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के पहले तथ्य में नाभिक की परिभाषा, साथ ही साथ नाभिक का त्रिज्या कितना है और परमाणु का त्रिज्या कितना है उसको मैंने बताया। आपने देखा भी कि नाभिक की त्रिज्या 10 के घाते ऋण 13 सेंटीमीटर से 10 के घाते ऋण 12 सेंटीमीटर होता है और जबकि परमाणु की त्रिज्या जो है वो आपका 10 के घाते ऋण 8 सेंटीमीटर होता है। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट आपको पीछे भी मैंने बताया था कि किसी भी परमाणु के मध्य में नाभिक होता है। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। मैंने आपको ये भी बताया कि प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। यही कारण है कि नाभिक जो है वो आपका धनावेशित होता है। तो कहने का आशय ये है कि अगर भिन्न भिन्न परमाणु हैं तो उनके परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न होंगे। आप जानते भी हैं कि परमाणु क्रमांक जो है वही प्रोटॉनों की संख्या को शो करता है। मेरे कहने का आशय है कि अगर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होंगे तो उन पर धनावेश भी भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि उनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। मैं दूसरे पॉइंट के बारे में आपको बता दूं या दूसरे तथ्य के बारे में मैं आपको बता दूं। मेरे कहने का आशय साफ है कि भिन्न भिन्न परमाणु अगर हैं तो उनका परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न होगा। चूंकि आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो मेरे कहने का आशय है कि जो परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि अगर प्रोटॉन भिन्न भिन्न होंगे तो धनावेश भी भिन्न भिन्न होंगे। तीसरा पॉइंट
आपको मैंने पहले ही बताया था कि देखिए, जब आपने सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कण की बमबारी कराया तो आपको देखने को मिला कुछ अल्फा कण बेदखल निकल गए। मेरे कहने का आशय तीसरा पॉइंट क्या था, इसी आधार पर मैंने आपसे कहा था कि परमाणु का अधिकतर भाग क्या होता है बच्चों, रिक्त होता है। रिक्त का मतलब खाली होता है, खाली का मतलब खोखला होता है, जिससे अल्फा कण उसको भेद कर क्या किया था, निकल गया था। इसका मतलब ये हुआ, तीसरा पॉइंट आपको मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि परमाणु के अधिकतर भाग रिक्त होते हैं या खाली होते हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूंकि पीछे ये स्पष्ट हो चुका है कि परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं। जो पहला मूलभूत कण है वो आपका इलेक्ट्रॉन है, दूसरा मूलभूत कण जो है प्रोटॉन है, और तीसरा मूलभूत कण जो है वो आपका न्यूट्रॉन है। मेरे कहने का आशय साफ साफ है कि ये तो क्लियर हो गया कि परमाणु के केंद्र में, मध्य में वो आपका धनावेशी भाग होता है जिसको नाभिक कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का सिचुएशन क्या है, उसके बारे में रदरफोर्ड साहब कहते हैं, या उसके बारे में रदरफोर्ड ने ये स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया कि नाभिक के चारों तरफ प्रोटॉन तेज गति से चक्कर लगाते हैं। इसी क्रम में रदरफोर्ड ने बहुत क्लियर कहा कि नाभिक पर धनावेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, अर्थात ये जो विपरीत आवेश है इनके मध्य के अंतर्गत आकर्षण बल बराबर अपकेंद्र बल के कारण अप्रभावित करता है। इसका मतलब कि मेरे कहने का आशय ये है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अपकेंद्री बल कार्यरत होता है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो कार्यरत होता है जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन को बांधे रहता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन नाभिक में जिसके कारण गिर नहीं पाता है और परमाणु नष्ट नहीं होने देता है। मेरे कहने का आशय फिर से सुन लीजिए, जो आपका चौथा जंक्शन है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाता है। इसी क्रम में मैंने साफ साफ कहा कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित विपरीत आवेशों के मध्य अंतर्गत आकर्षण बल के बराबर अपकेंद्र बल कार्य करता है, या जिसको आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो है वो अपकेंद्र बल कार्यरत होता है, या अपकेंद्र बल के कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन आपका अपना अपना काम करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर परमाणु को नष्ट नहीं होने देता है। ये आपका चौथा अजम्पशन है। और पांचवा पॉइंट जो कि बहुत क्लियर मैं आपको कर दूं, क्योंकि मैंने खुद आपको पढ़ाया है कि ये आपका परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसके बारे में पांचवा पॉइंट क्या कहा गया, इसके बारे में पांचवा पॉइंट ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित पूर्ण ऋणावेश तथा नाभिक पर उपस्थित पूर्ण धनावेश बराबर होते हैं, अतः परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यही 5 कारण है, या यही 5 यहाँ पर 5 तथ्य रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दिए गए हैं, जिसको हमने आपको आज स्पष्ट किया है। आप कैसे लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर आप लिखेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, आप लिखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के प्रमुख तथ्य या प्रमुख बिंदु निम्नवत है। पहला पॉइंट लिखेंगे परमाणु का समस्त धन आवेश तथा अधिकतम भार एक अत्यंत छोटे भाग में निहित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10 के घात ऋण 13 से 10 के घात ऋण 12 सेंटीमीटर होती है।
जबकि परमाणु की त्रिज्या 10 के घाते ऋण 8 सेंटीमीटर होती है। इसी क्रम में मैंने आपको दूसरा पॉइंट कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के केंद्र पर धनावेश भी भिन्न भिन्न होता है। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको साफ कहा कि परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है। और चौथा पॉइंट जिसको मैंने रेज किया है कि परमाणु के मध्य में नाभिक के चारों तरफ या परमाणु के मध्य में स्थित नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन तेज गति से चक्कर लगाता है। फिर मैंने आपको कहा कि नाभिक तथा इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित विपरीत आवेशों के मध्य अंतर्गत आकर्षण बल के बराबर अपकेंद्र बल कार्यरत होता है, जिसके कारण आपने साफ साफ कहा कि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है धन आवेशित नाभिक पर गिरकर परमाणु को नष्ट नहीं होने देता है। और चौथा पॉइंट हमने साफ साफ कहा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित पूर्ण धनावेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित पूर्ण ऋणावेश और नाभिक पर उपस्थित पूर्ण धनावेश बराबर होते हैं, अतः परमाणु बिंदु उदासीन होता है। ये 5 अजम्पशन है। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के 2 प्रमुख कवि थे। जो पहला कवि था वो ये था कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो है रदरफोर्ड ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया या इस बात की व्याख्या नहीं किया, किस बात की व्याख्या कि अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तेज गति से चक्कर लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा का ह्रास होगा। वो ऊर्जा का ह्रास कहाँ से वो मेंटेन होगा, अर्थात इस बात को स्पष्ट नहीं किया, जो कि एक प्रमुख दोष था। दूसरी बात, उस समय जब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया बच्चों, उस समय हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बताया गया सतत होना चाहिए। सतत मीन्स हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए। लेकिन आपको मैंने 5 तथ्य बताए, इन 5 तथ्यों में आप देखें तो आपका जो है ये 5 तथ्य में कहीं भी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बताया गया। ये भी एक प्रमुख दोष था। इस कारण से यह मॉडल अमान्य कर दिया गया। इसके बाद आपको मैं बोर का परमाणु मॉडल बताऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।